जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा अष्टम का सामाजिक विज्ञान पुस्तक है हमारे अतीत भाग 3 अध्याय पहला नाम है अध्याय का कैसे कब और कहाँ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले पढ़ा कि किस तरह से इतिहास पढ़ा जाता है, क्या है जो तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं, कौन सी तारीखें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, तारीखों का क्या महत्व है, ये पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कि हम अवधियां कैसे तय करते हैं, यानी कालखंड। क्या कालखंड, कालखंड कैसे तय करते हैं, तय कैसे करते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। कोई भी इतिहास एक दिन में नहीं रचा जाता है। कुछ इतिहास ऐसे होते हैं जिनमें एक निश्चित समय या एक लंबा समय लगता है, तो वो अवधियां कैसे तय होती हैं। 1857 में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम का एक किताब लिखी थी। क्या लिखी थी? एक किताब का नाम था ब्रिटिश काल का भारत, या ब्रिटिश काल का भारत। अंग्रेजी में इस पुस्तक का नाम था ए हिस्ट्री, क्या नाम था? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये इस पुस्तक का अंग्रेजी नाम था और ये लिखी थी, उस लेखक का नाम था जेम्स मिल। क्या नाम था? जेम्स मिल। और लिखी गई थी, वो थी 1817 में। कब? 1817 ईस्वी में ये पुस्तक लिखी गई। मिस्टर जेम्स मिल एक अर्थशास्त्री था और साथ ही साथ वो राजनीतिक दार्शनिक भी था, और ये पुस्तक उसने 3 भागों में लिखी। कितने में लिखी? 3 भागों में या 3 खंडों में लिखी थी। उसमें उसने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा था। इस पुस्तक के अनुसार इसने भारत के इतिहास को कितना? भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा। पहला भाग था वो था हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा भाग था वो था ब्रिटिश। क्या? ब्रिटिश है जो, ये 3 है जो भागों में इसने इतिहास को बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या आती? उसने इस पुस्तक को कि भारत में एक दौर था जो हिंदू दौर था। क्या था? एक दौर था या एक समय था, वो हिंदू समय था, फिर एक मुस्लिम समय आया, फिर उसके बाद है जो ब्रिटिश समय या ब्रिटिश रूल्स चल रहे थे। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिसके सारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का महत्व क्या है। तो ऐसा कालखंडों को बांटने से हमें खासियतों और केंद्रीय तत्वों का पता लगता है। क्या लगता है? इतिहास के या अतीत के, क्या? अतीत के खासियतें और वह केंद्रीय तत्वों का हमें पता चलता है। इसलिए इन चीज को, इतिहास को अलग अलग भागों में बांटना जरूरी है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं, और ये मिल का ही विचार था कि एशिया महाद्वीप का समाज सभ्यता के मामले में, किसके मामले में? सभ्यता के मामले में यूरोप
इतिहास में कहा। इतिहास की उसकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज था। उनके चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का बोलबाला था। उसका तरीका था कि भारत में उस ब्रिटिश राज से पहले है जो अराजकता का माहौल था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। और इस मिल का ही विचार था कि भारत को सभ्यता सिखा सकता है। कौन? ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश का कौन? अंग्रेज भी भारत को सभ्यता, ऐसा मानना इस मिल का था। मिल ने तो यहां तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सकता है। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। और मिल का ही मानना था कि अंग्रेजों के बगैर भारत प्रगति और विकास नहीं कर सकता है। ऐसा मिस्टर मिल का मानना था। क्या इतिहास की इस अवधारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन के पहले सारा अंधकार का दौर था। इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या हम ऐसी बात को स्वीकार कर सकते हैं? मोटे तौर पर हम कह सकते हैं हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत के इतिहास में सभ्यता और संस्कृति पुराने समय से, पौराणिक काल से ही चली आ रही है। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमानों का दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की क्या जरूरत पड़ी? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये कहना है कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं रहेगा। याद रखना है चाहिए कि प्राचीन भारत के सारे शासकों का एक धर्म नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो सांस्कृतिक रूप से एक जैसे जुड़े रहते थे। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अब इस मिल के इतिहास के अलावा भारतीय साहित्यकार और इतिहासकार भारत के इतिहास को भारत के इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। क्या बांटते हैं? इतिहास को 3 काल में, कितने? 3 भागों में बांटते हैं। क्या बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है वो भारतीय इतिहास का प्राचीन है। कौन सा है? प्राचीन काल। कौन सा? प्राचीन काल। दूसरा जो है वो है मध्यकाल। क्या है? मध्यकाल। और जो तीसरा है मध्यकाल, और तीसरा है वो है आधुनिक काल। कौन सा है? आधुनिक काल। भारतीय इतिहासकार तो भारत के इतिहास को ऐसा बांटते हैं, जबकि मिल ने कैसा बांटा था? मिल ने बांटा था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। क्या? ब्रिटिश काल। ये है जो मिल का वर्गीकरण था। क्या था? मिल का वर्गीकरण था। और भारतीय इतिहासकारों का वर्गीकरण है प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल। ये इसका है। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास के इन खंडों में बांटने से ये समझ भी पश्चिम से आई। पश्चिम से आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क और लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी। अब ये जो पश्चिम से इतिहास आया, क्या आया? पश्चिम यानी यूरोप। पश्चिम की अवधारणा से पश्चिम यानी यूरोप। यहाँ पर पश्चिम का क्या है? यूरोप या ब्रिटिश। पश्चिम की अवधारणा से भारतीय इतिहास में कई चीजों को मिला, जिसमें विज्ञान की अवधारणा से हमें क्या मिला था? विज्ञान का ज्ञान मिला। क्या मिला? विज्ञान का ज्ञान हमें पश्चिम से मिला। कहां से? तर्क। कौन सा? एथिक्स, तर्क शास्त्र। कौन सा? एथिक्स, तर्क। लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता। ये जो विचारधाराएं हैं ये पश्चिम से आई थी और पश्चिम से हमें ये विचारधाराएं मिली थी। उसके लिए मध्यकालीन समाज में
वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की विशेषता नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे ही अपना सकते हैं? जैसा कि हम इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं थी, न ही ये आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। लेकिन अंग्रेजी इतिहास में, इसमें अंग्रेजी इतिहास में हमें 3 चीजें नहीं थी। जो कहते हैं कि पश्चिम से आई थी, लेकिन पश्चिम में भी अंग्रेजी शासन काल में, कौन से अंग्रेजी शासन काल में हमारे पास स्वतंत्रता, समानता और मुक्ति जैसी चीजें नहीं थी। क्या नहीं थी? मुक्ति जैसी चीजें नहीं थी। जबकि कहते हैं कि ये वहां से अवधारणा ली गई, तो हम इसको नहीं कह सकते हैं। नहीं, ये आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था, और अंग्रेजी शासन ही ना ही विकास और प्रगति का दौर था। ये दोनों चीजें भी अंग्रेजी शासन काल में नहीं आई थी। अब है कि बहुत सारे इतिहासकार अंग्रेजी शासन को हैं जो औपनिवेशिक शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत सारे इतिहासकार अंग्रेजी शासन को क्या कहते हैं? अंग्रेजी शासन को या ब्रिटिश शासन को औपनिवेशिक शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश शासन को औपनिवेशिक कहते हैं। क्या कहते हैं? औपनिवेशिक शासन काल भी कहते हैं। और औपनिवेश का इसका उपनिवेश और औपनिवेशिक दोनों ही एक ही हैं। ये एक वचन है और यह बहुवचन है। इनकी परिभाषा एक ही है। इसका अर्थ होता है कि अगर कोई राष्ट्र या शासन अगर किसी अन्य देश की 4 चीजें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक की बदलाव करता है तो वो उसका उपनिवेश कहलाएगा। अंग्रेजों ने भी हमारे अपने इस ब्रिटिश काल में हमारी राजनीतिक व्यवस्था, हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था और हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था में बदलाव किए, इसलिए भारत भी ब्रिटिश का उपनिवेश था। नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया अंग्रेजों ने। किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। इन सारी कोशिशों के कारण भारत में क्या बदलाव आए? हम जानते हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण ये सभी मूल्य मान्यताएं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में के कारण भी ये मूल्य मान्यताएं और बदलाव आए। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे में इस प्रकार की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव करते हैं तो इस प्रक्रिया को उपनिवेश कहते हैं। लेकिन जल्दी आप समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ढंग से नहीं कर पाते थे, इसलिए इस किताब में हम अतीत यानी कई के ऊपर। अब उपनिवेश में 4 चीजों का बदलाव होता है। क्या होता है? जब कोई देश या राष्ट्र अन्य राष्ट्र पर, अन्य देश या राष्ट्र की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव करते हैं। क्या है? बदलाव करते हैं तो वो उपनिवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपनिवेश कहलाएगा। तो कल हम इससे आगे पढ़ेंगे कि हम किस तरह जानते हैं कि 250 सालों का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकारों ने कौन कौन से स्रोतों का सहारा लिया, प्रश्न अभिलेख कैसे तैयार किए, ये हम इस वीडियो के अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।